गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। गैसों के लिए डिफरेंट टाइप के गैसेस थी, एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस। इन तीनों गैसों के लिए हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान। तो एक परमाणु के लिए हमारे पास आया था 3, द्विपरमाणु के लिए अगर वो दृढ़ पिंड है तो आया था 5, और अगर वो नॉन रिजिड है तो आया था 7। 2 कंपन की वजह से और एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए 7 आया था। तो आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के बारे में। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि के लिए, अगर एक परमाणु गैस में 3 स्वातंत्र्य कोटि है तो प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि के लिए ऊर्जा का औसतन मान समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि F के लिए, F को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो F के लिए औसतन ऊर्जा का मान समान होता है। और समान कितना होता है? हाफ kBT होता है। और kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 1.34 × 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन है। यानी कि 3 स्वातंत्र्य कोटि है तो प्रत्येक के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? हाफ kBT एंड ऑल्सो हाफ kBT। ठीक है, तो प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि के लिए ऊर्जा का औसतन मान होता है हाफ kBT। ये हम गैसों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत हो गया। अब हमें इसका डेरिवेशन देखना है। इसके लिए हम देखते हैं, अब हम फेज स्पेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अब तक 3 तरह की एक्सिस ले रहे थे, x, y एंड z। ये तो हुआ हमारा निर्देश तंत्र। अब हम फेज स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी फेज स्पेस में जब हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करना है तो हम 2 तरह की एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस लेते हैं हम q, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। एक लेते हैं हम Q, जिसे हम कहेंगे स्थिति निर्देशांक। स्थिति निर्देशांक फेज स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या ये फेज स्पेस है? फेज स्पेस। और यहां लेंगे हम P, संवेग निर्देशांक। संवेग निर्देशांक, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कला निर्देशांक कहेंगे। यानी कि Q और P को कंबाइंडली हम क्या कहेंगे? कला निर्देशांक। फेज स्पेस में हम 2 तरह के निर्देशांकों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम कला निर्देशांक कहते हैं। अब इन कला निर्देशांकों के रूप में हम ऊर्जा को लिख सकते हैं। ऊर्जा जो होती है हमारी, यहाँ जिस औसतन ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, उस औसतन ऊर्जा के लिए सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा E। ऊर्जा E जो है किसका फलन है? कला निर्देशांक हमारे पास है Q और P का फलन है। लेकिन ये तो हमने लिया सिर्फ एक के लिए, QI PI, ठीक है, किसी एक पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि Q1 Q2 QF तक। F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने लिया है, माना किसी निकाय का डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि F है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने लेना है। संवेग निर्देशांकों को भी हम दर्शाएंगे P1 P2 अप टू PF, ठीक है। इस फलन को हम क्या कर सकते हैं? 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक हम ले लेते हैं EI। EI यहाँ पर क्या है? संवेग निर्देशांकों के फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों का फलन है ऊर्जा, तो इन फलनों को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो एक हमने EI के रूप में लिया है और एक हमने E डैश के रूप में लिया है। EI यहाँ पर क्या है? EI है केवल संवेग निर्देशांकों का फलन, संवेग निर्देशांकों का फलन। और E डैश यहाँ पर है अन्य जो भी बच गए, अन्य निर्देशांकों का फलन।
ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब अगर हम बात करें Q1 से Q1 प्लस dQ1 इस परास में, Q2 से Q2 प्लस dQ परास में, dQ2, इसी तरह से QF तक जाएगा। और P संवेग के लिए P1 से P1 प्लस dP1, P2 से P2 प्लस dP2 परास में, यानी कि ये भी F तक जाएगा। परास में ऊर्जा के होने की प्रायिकता, ऊर्जा के होने की प्रायिकता इस प्रायिकता को इस परास में, इस दी हुई परास में ऊर्जा के होने की प्रायिकता क्या होगी, P से डिनोट करेंगे हम प्रायिकता को, यानी कि Q1 QF तक जाएगा, P1, अब संवेग निर्देशांक है, ये भी कहाँ तक जाएगा, PF तक जाएगा, dQ1 dQF तक जाएगा, dP1 और dPF तक जाएगा। ये प्रायिकता किसके बराबर होगी, C e⁻⁻ बीटा E, ठीक है। E यहाँ पर हमारी वही ऊर्जा है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, जो कि Q और P का फलन है, ठीक है। dQ1 dQF तक और dP1 dPF तक, ये हमारी प्रायिकता हो गई है। अब औसतन ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हमें किसी भी एक स्वतंत्र कोटि के लिए देखना है कि औसतन ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हम किसी भी एक के लिए ले लेते हैं। तो मान लिया हमने ith स्वतंत्रता की कोटि के लिए लेना है, तो EI के औसतन मान के लिए, EI के माध्य मान के लिए EI का माध्यमान निकालना है। तो माध्यमान किस तरह से निकाला जाता है, माध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, EI का बार इंटीग्रेशन ऑफ EI, किसका माध्य लेना है, हमें EI का माध्य लेना है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रायिकता से। प्रायिकता क्या है हमारी, ये है C e⁻⁻ बीटा E dQ1 dQ2, इस तरह से आगे तक जाएगा F तक, और dP1 dPF तक जाएगा अपॉन टोटल प्रायिकता। अगर टोटल प्रायिकता यहाँ पर मान लीजिए 1 होती तो यहाँ पर हमें नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हमारा यही माध्य हो जाता। अब हमें टोटल प्रायिकता रखनी है नीचे। टोटल प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, C e⁻⁻ बीटा E dQ1 dP1 F तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया माध्यमान। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मान रखेंगे E का। E हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ EI C e⁻⁻ बीटा, E का मान हो जाएगा EI, हमने पहले देखा था EI प्लस E डैश, ठीक है। यहाँ पर ये केवल संवेग निर्देशांकों के लिए है और ये बाकी बचे हुए अन्य निर्देशांकों के लिए, यानी कि स्थिति निर्देशांकों के लिए है, dQ1 और dP1 F तक। इसी तरह से हम नीचे भी मान रखेंगे C e⁻⁻ बीटा EI प्लस E डैश dQ1
और dp 1 से f तक, ठीक है। अब यहाँ से हम c से तो देखो c कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर क्या है, ई आई और ई डैश दो टर्म आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, पावर में है ये, इनको सेपरेट करते हैं। तो एक तरफ हम रख लेते हैं, केवल एक तरफ हम रख लेंगे, एक इंटीग्रेशन में हम केवल संवेग निर्देशांकों वाले टर्म को रख लेंगे और एक में हम बाकी बचे हुए स्थिति निर्देशांकों के टर्म को रख लेंगे। ये जस्ट एक डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसे एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई आई संवेग का टर्म हो गया e टू द पावर माइनस बीटा ई आई संवेग का टर्म हो गया, और dp1 से लेकर dpf तक संवेग का टर्म हो गया। साथ में एक और इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस बीटा ई डैश, ठीक है, बीटा ई डैश आएगा, और साथ में dq1 से लेकर dqf तक। नीचे भी यही करेंगे सेम, e टू द पावर माइनस बीटा ई आई dp1 से लेकर dpf तक, और e टू द पावर माइनस बीटा ई डैश dq1 से लेके dqf तक, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ, तो अब मेरे पास क्या बच जाएगा, बस ई आई बार मेरे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पर एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ डी पी आई लिख सकती हूँ, और डी पी मतलब संवेग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ इस लिमिट के बीच में, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई, ठीक है। यहाँ तक हमें मिल गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई। इस टर्म से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे वापस यही मिलेगा। आप इसको रीचेक कर सकते हैं कि इस टर्म को सॉल्व करने के बाद में आपको वापस यही मिलेगा। ये मुझे पता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर अब देखिए ये जो टर्म है, एक यहाँ पर p में है, एक यहाँ पर e में है, मुझे इसी का ही तो इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं ई आई को भी संवेग के फॉर्म में लिख सकती हूँ। मुझे ये पता है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है, ठीक है, यानी कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी कि E इज इक्वल टू, मैं B एक कांस्टेंट ले लेती हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो B P स्क्वायर हो जाएगा, और ith टर्म के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये उठाकर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देती हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देती हूँ। तो इक्वेशन 2 को उठाकर इक्वेशन 1 में रखती हूँ। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ई आई का बार इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट ई टू द पावर माइनस बीटा बी पी आई स्क्वेयर डी पी आई, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बीटा पी आई स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना है, यानी कि लेट बीटा पी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट कर दूँ तो अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर बीटा
2pi dpi इज इक्वल टू 2x dx, 2 से 2 कैंसिल, और यानी कि dpi को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, x dx अपॉन बीटा pi लिख सकती हूँ, ठीक है। और x को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट बीटा pi लिख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा pi स्क्वायर है, यानी कि x को यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट बीटा pi, ठीक है। तो dpi इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह लिखा मैंने अंडर रूट बीटा pi अपॉन बीटा pi dx, ठीक है। pi से pi कैंसिल हो गया और dpi मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट बीटा dx, ठीक है, ये आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देती हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देती हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम देती हूँ। अब यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 व्हाट वी गेट, इसी को इरेज करके लिखते हैं एक बार को, आप इसे नोट कर ले चाहे तो। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ई आई बार will be equal to minus del by del beta ln integration of minus infinite to infinite e to the power minus बीटा पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया था तो बी एक्स स्क्वायर हो गया, और डी पी आई की जगह लिखा 1 अपॉन अंडर रूट बीटा डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका लॉग के जो रूल्स हैं वो हमें पता है। जब दो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं टर्म तो लॉग अगर बाहर है तो हम उन्हें लॉग के साथ में प्लस करके लिख सकते हैं, यानी कि माइनस डेल बाय डेल बीटा, इसे प्लस करके लिखना है। देखिए ये अंडर रूट बीटा को अगर मैं यहाँ से हटाकर यहाँ रख दूँ, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकती हूँ, तो लॉग 1 अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका लॉग तो हो जाए, अब बाहर से हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ई टू द पावर ई बार इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1/2 बीटा, ठीक है। और यहाँ पर बीटा पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं और यहाँ पर बीटा पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो मुझे ई बार ये मिलता है, वेयर बीटा इज इक्वल टू 1/kt, ठीक है। इसीलिए ई आई बार क्या हो जाएगा, औसतन ऊर्जा, एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए हम ये औसतन ऊर्जा देख रहे हैं, इसका मान हो जाएगा 1/2, बीटा की वैल्यू 1/kt, यानी कि ये हो जाएगा ½ kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ½ kb/t, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा किसी भी एक स्वतंत्रता कोटि के लिए औसतन ऊर्जा का मान। ये मान हमने ई आई को लेकर पी आई को लेकर किया है, मतलब एक स्वतंत्रता की कोटि संवेग निर्देशांक को लेकर किया है। इसी तरह से हम स्थिति निर्देशांक को लेकर भी यही मान प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। आगे हम देखते हैं ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है, हो सकता है इसके स्टेप्स में कुछ एक स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए ये डेरिवेशन हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया है। अब करेंगे हम ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत, समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग।
जिसमें हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा, गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा। अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर C से रिप्रेजेंट करना है। किसी भी गैस का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए, किसी भी गैस का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी गैस का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे हम? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा। 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब हम देखते हैं गैसों में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और एक होती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। जब गैस का दाब कांस्टेंट रखा जाएगा, यानी कि गैस का दाब परिवर्तित नहीं होगा, तो उसे कहेंगे हम गैस के लिए निश्चित दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और जब गैस का आयतन निश्चित रखकर उसे ऊर्जा दी जाएगी, तो हम उसे कहेंगे निश्चित आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। 2 तरह की विशिष्ट ऊष्माएं हमारे पास, एक है Cp, नियत दाब। दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसे Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नियत आयतन पर होगी उसे हम Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या है? नियत दाब है, नियत दाब है, और यहाँ पर है नियत आयतन, नियत आयतन है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी भी गैस को जब ऊष्मा दी जाती है, किसी भी गैस को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो 2 कामों में खर्च होती है। एक होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, इनडायरेक्टली उसका ताप इंक्रीज करने में जो कुछ ऊष्मा जाती है, और दूसरा उस गैस पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। यही हमारा ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। डी, जो भी हमने ऊष्मा दी है किस किस काम में खर्च हुई? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हुई, और साथ ही साथ उस पर कुछ कार्य किया गया, इस पर खर्च हुई। ये हमारा क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ से हम देखते हैं dW किसके इक्वल होता है? PdV के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पर आयतन में परिवर्तन है ये। अब अगर आयतन को कांस्टेंट रखा जाए, सबसे पहले हम आयतन को कांस्टेंट रखें, यानी कि ये क्या हो गया? 0 नियत आयतन पर, नियत आयतन पर dV 0 हो गया, यानी कि जितनी भी ऊष्मा हमने दी, किसी भी गैस को, किसी भी निकाय को जितनी भी हमने ऊष्मा दी, सारी की सारी कहाँ काम में आ गई है? इंटरनल एनर्जी को, आंतरिक ऊर्जा को इंक्रीज करने में काम में आ गई है, यानी कि Cv। नियत आयतन पर जो भी हमने ऊष्मा दी है वो ऊष्मा क्या है? Du में कन्वर्ट हो गई है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खत्म हो गई है। इसलिए हमारी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो गई du/dt। लेकिन नियत दाब पर क्या होता है? नियत दाब पर ना तो ये 0 हो पाएगा और ना ही ये 0 हो पाएगा, दोनों ही टर्म किस में आएंगे? नियत दाब में आएंगे। इसीलिए Cp के लिए हम लिखेंगे ΔQ/dt, ये आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अभी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने देखा है कि डेल क्यू की जगह हम लिख सकते हैं du प्लस डेल w। अच्छा, हमने एक चीज़ नोट की होगी कि कहीं पर हम ये वाला डेल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम ये d यूज़ कर रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि जब कोई ऊर्जा का फलन स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि वो किसी भी
निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करें तो वहाँ हम यूज़ करेंगे डी, यानी कि अवकलन किया जा सकता है, उस फंक्शन का अवकलन किया जा सकता है। और जब वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ पथ पर भी निर्भर करें, पथ पर भी निर्भर करें तो उसे कहेंगे हम, वहाँ लिखेंगे हम ये वाला डेल। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, प्रारंभिक स्थिति में जो ताप है और अंतिम स्थिति में जो ताप है, इन दोनों तापों पर ही निर्भर करती है केवल, इसीलिए हमने यहाँ पर ये डी यूज़ किया है और बाकी के लिए हमने डेल यूज़ किया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी यू प्लस, इसको लिखेंगे पी डी वी अपॉन डी टी। अब आदर्श गैस समीकरण देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण है हमारी पी वी इज इक्वल टू आर टी। एन आर टी है, लेकिन अगर एन में 1 मोल ले लूँ तो मेरी ये हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसका अवकलन करेंगे तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी हो जाएगा, यानी कि पी डी वी को मैं आर डी टी भी लिख सकती हूँ। तो डी यू प्लस आर डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ से डी यू ओवर डी टी को तो क्या लिख दिया जाएगा, सी वी लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर आ गया। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लियर है कि Cp का मान हमेशा Cv से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, कि जब किसी भी निकाय का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम ऊर्जा देंगे तो अगर वो नियत आयतन पर है तो सारी की सारी ऊर्जा क्या होगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, इनडायरेक्टली उसका ताप इंक्रीज करने के लिए काम में आएगी, यानी कि इसका ताप जल्दी से बढ़ जाएगा। और अगर उसी मात्रा की ऊष्मा हम नियत दाब पर दें तो वो ऊष्मा कार्य करने में भी खर्च होगी और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में भी खर्च होगी, यानी कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए हमें नियत आयतन की अपेक्षा नियत दाब पर अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए Cp का मान Cv से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमने याद रखना है। अब हम देखते हैं 3 प्रकार की, जिस तरह से हमने गैस देखी थी, एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक, तीनों के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किया था। उसी तरह से हमने तीनों के लिए Cp Cv का मान भी देखना है और दोनों का रेशियो भी देखना है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा U हमने देखा था, औसतन ऊर्जा कितनी होती है, हाफ kBT होती है, हाफ kBT औसतन है ये, ठीक है। औसतन एक अणु के लिए, किसके लिए, एक अणु के लिए। अब अगर मैं n अणु के लिए लूं n अणु के लिए लूंगी तो U हो जाएगी मेरी हाफ n kBT, ठीक है। ये है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। हमने देखा था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये थी, किसके लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। एक अणु के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ऊर्जा है हाफ kBT, तो n अणु के लिए हो गई, n से मल्टीप्लाई कर दिया। और f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर मैं लूँ तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n अणु के लिए, और n अणु के लिए आंतरिक ऊर्जा U का मान क्या हो जाएगा, F से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/2 NF के
बी टी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर n0 अपॉन n0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो n अपॉन n0 को क्या लिखा जा सकता है, मोल लिखा जा सकता है। मोलों की संख्या होगी n अपॉन n0, और Kb और n0 को मिलाकर क्या लिखा जा सकता है, R, गैस कांस्टेंट लिखा जा सकता है, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ n अपॉन n0 को मैंने लिख देना है मोलों की संख्या। ठीक है, और F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और Kb इंटू n0 को लिखा जा सकता है गैस कांस्टेंट, और ये परम ताप हो गया। तो ये हो गया n मोलों के लिए। अब एक मोल के लिए अगर मुझे लेना है, एक मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ, या इसे ऐसे लिखूँ F/2 RT, ये हो गई। अब मुझे 3 प्रकार की गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का मान देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में इतनी दिक्कत ना हो। तो CV नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी du/dt। इसका अवकलन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, F/2 R मिल जाएगा, और Cp क्या मिल जाएगा, Cp मिल जाएगा Cv प्लस R, यानी कि F/2 प्लस F/2 R, Cv का मान F/2 R है, प्लस R मिल जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, F/2 प्लस 2 और R बाहर आ गया, ये लिखा जा सकता है। और साथ में इन दोनों का रेशियो यहाँ लिख देती हूँ, हो सकता है यहाँ पर दिखाई ना दे, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। Cp/Cv क्या हो जाएगा, इसे मैं गामा से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो F/F+2, ये कंप्लीट 2 इसके नीचे है, F+2/2, ये गामा की वैल्यू हो गई है। ये हमने जनरल फार्मूला देख लिया है, Cv के लिए F/2R, Cp के लिए F+2/2R, और Cp/Cv गामा के लिए यहाँ F है, इससे डिवाइड करेंगे तो F+2/F हो गया। अब हमने तीनों प्रकार की गैसों के लिए देखना है। 3 प्रकार की गैसें कौन सी है, एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक। एक परमाणु गैस में कौन कौन सी गैसें आएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह की गैसें आएगी। एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक लिख लेते हैं, जिसमें हमें स्पेशली त्रिपरमाणु गैस के बारे में देखा है। त्रिपरमाणुक गैस, इसमें हम देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बहुत सारी गैसेस देखेंगे। इसमें H2O2, N2, यहाँ पर अमोनिया गैस देखी थी और CO2 गैस देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले Cv की वैल्यू। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान F/2 है, तो F की वैल्यू क्या है, सबसे पहले F लिख लेते हैं। F डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पर थी 3, तो Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2R, Cp की वैल्यू हो जाएगी 3/2 + 1, यानी कि 5/2R हो जाएगी, और गामा की वैल्यू हो जाएगी Cp/Cv, यानी कि 5/3 हो जाएगी, 5/3 यानी कि 1.67 हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो आगे हमें कई सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आगे देखते हैं, द्विपरमाणु गैस के लिए F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी 5, तो Cv हो जाएगा यहाँ पर 5/2R, और Cp हो जाएगा यहाँ पर
+2 यानी कि 7/2 r और गामा हो जाएगा CP/CV यानी कि ये हो जाएगा 7/5 यानी कि ये हो जाएगा 1.4। आगे देखते हैं 3 परमाणु के लिए F की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है 6, तो CV हो जाएगा 6/2 r यानी कि 3r, CP हो जाएगा 3r + r यानी कि 4r और गामा हो जाएगा CP/CV = 4/3 यानी कि 1.33, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, सारी वैल्यूज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ही है, पर ये रेशियो बहुत ज़्यादा काम आता है थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, इसलिए हमने इसको बॉक्सेस में बंद कर दिया है। तो ये हमने देखा तीनों तरह की गैसों के लिए। अब तक हमने जो विशिष्ट ऊष्माएं देखी हैं वो गैसों के लिए देखी हैं, लेकिन क्या ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं भी इसी तरह से होती है? मतलब ऊर्जा का जो समविभाजन सिद्धांत है गैसों के लिए, यानी कि हर एक स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान ½ kBt होता है, क्या ठोसों के लिए भी ऐसा होता है? तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।